नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इससे पहले हम लोग लीगल मेथड्स की बात कर रहे थे, हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे टॉर्ट क्या होता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का वो होने वाला है डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट की डेफिनेशन क्या है? जब भी हम लोग बात करते हैं कोई सिविल रॉन्ग की, उसमें रेमेडीज कैसे मिलेंगी, टॉर्ट लॉ इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है। पर टॉर्ट लॉ है क्या? जैसे हमने बात करा कॉन्ट्रैक्ट के बारे पर, हमने देखा हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे पर, हमने देखा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। हमने बात करी लैंड लॉज की, देखा हमारे पास लैंड लॉज हैं, लार एक्ट है। बट जब हम बात कर रहे हैं टॉर्ट की, टॉर्ट में कौन सा लॉ है जो लगेगा? तो आज की इस वीडियो पर हम इसी के बारे में बात करेंगे कि टॉर्ट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि टॉर्ट का कोई ऐसा सिंपल बेयर एक्ट नहीं होता, और होता क्यों नहीं है वो भी हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉर्ट की डेफिनेशन की। अब जब हमने लॉ की बात करी थी, हमने देखा था कि लॉ को अलग अलग जूरिस्ट्स ने डिफाइन कर रखा है। तो वैसे ही टॉर्ट को भी अलग अलग जूरिस्ट्स ने डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेलमंड की। तो सेलमंड ने टॉर्ट को कुछ इस तरीके से डिफाइन करा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। एज पर सेलमंड, tort is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively a breach of contract or the breach of trust or other mere equitable obligation। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। एज पर सेलमंड, tort is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively a breach of contract or a breach of trust or other merely equitable obligation। I'm sorry। तो सर जॉन सेलमन टॉर्ट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। पहली चीज, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। क्रिमिनल नहीं बोला, सिविल बोला। हम आगे बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं रॉन्ग की, दो टाइप के रॉन्ग हो सकते हैं, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग। तो सर जॉन सेलमन ने बोला है कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब डैमेजेस भी दो टाइप के होते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। अगर सपोज मैं कहता हूँ कि आप मुझे 10 किलो सेब दोगे, उसके बदले में आपको 10,000 रुपये दूंगा। अगर आपने मेरे को सेब नहीं दिया तो आप मुझे 20,000 रुपये से कंपनसेशन दोगे क्योंकि मुझे लॉस हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अब जब सेब देने की बारी आई, आपने देने से मना कर दिया। तो अब मैं कोर्ट जाऊंगा तो कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट कहेगी कि आप लोगों ने एक अग्रीमेंट किया था, उसमें कहा था कि अगर सेब नहीं दोगे तो 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक बात है, तो 20,000 रुपये दो इनको। तो जो 20,000 रुपये हैं डिफाइन कर रखे हैं, ये डिफाइंड है। तो ऐसे डैमेजेस को हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होंगे? ये वो डैमेजेस होंगे जो पहले से डिफाइन नहीं है, जो पहले से डिसाइड नहीं कर रखे हैं कि क्या डैमेजेस मिलना चाहिए। तो इनको बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच अ कॉमन लॉ रेमेडी लाइज इन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जो सर जॉन सेलमन बोल रहे हैं कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, और वो कोई ऐसा ऑब्लिगेशन भी नहीं है जिसकी एवज पर कुछ मिल सकता है। तो टॉर्ट लॉ है क्या? देखो डेफिनेशन तो दे दी कि सिविल रॉन्ग है जिसके लिए आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिल सकते हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और ये ट्रस्ट भी नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है। तो ये है क्या? ये भी डिफाइन नहीं कर रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सर विनफील्ड की डेफिनेशन की। सर विनफील्ड ने टॉर्ट को जो डिफाइन करा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लो। विनफील्ड डिफाइंस टॉर्ट एज tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law. The duty is towards persons generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damages। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। tortious tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law। पहले इतना समझते हैं।
tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी ब्रीच की बात करता है, ऐसी ड्यूटी की बात करता है जो लॉ के द्वारा फिक्स करी गई हो। लॉ ने एक ड्यूटी फिक्स कर रखी है, जिसका ब्रीच हो जाए तो वो टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। दिस ड्यूटी इज टूवर्ड्स पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो जो ये ड्यूटी है वो सबके तरफ है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तो आपने स्पेसिफिक जने के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, तो इस केस पर जो आपकी ड्यूटी है वो स्पेसिफिक है। बट जैसे ही यहाँ पर को बात निकल करके आ जाती है सोसाइटी इन जनरल की, तो कोई भी आपके ऊपर केस कर सकता है। तो सर विनफील्ड क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। दिस ड्यूटी इज टूवर्ड्स पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। डैमेजेस की बात यहाँ भी करी है कि अगर लॉ ने आपकी ड्यूटी डिफाइन कर रखी है, आप उस ड्यूटी का ब्रीच कर दो तो आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़ेंगे। सर विनफील्ड ने ये बोल दिया। बट फिर भी टॉर्ट है क्या, लाइबिलिटी क्या है, टॉर्ट क्या समझ में आ गया कि अगर आप कोई ड्यूटी को ब्रीच करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, पैसे देने पड़ेंगे, डैमेज देने पड़ेंगे। बट टॉर्ट है क्या, ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई। तो अब बात करते हैं सर पॉलक की डेफिनेशन की। तो पॉलक ने कहा है टॉर्ट इज एन एक्ट और ओमिशन विच इज एक्ट और ओमिशन गिविंग राइज टू अ सिविल रेमेडी विच इज नॉट एन एक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसको सिंपल वर्जन फिर पढ़ देता हूँ एक बार। टॉर्ट इज एन एक्ट और ओमिशन विच गिविंग राइज टू अ सिविल रेमेडी विच इज नॉट एन एक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पॉलक ने क्या बोल दिया, उन्होंने बोला टॉर्ट एक एक्ट है या ओमिशन टू एक्ट है। या तो एक्ट है, आप कोई ऐसा एक्ट कर दोगे, या कोई एक्ट नहीं करोगे, वो भी टॉर्ट निकल करके आएगा। गिविंग राइज टू अ सिविल रेमेडी विच इज नॉट एन एक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके एक सिविल रेमेडी को राइज देगा, बट इट इज नॉट एन एक्शन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है बट आपने कुछ सिविल लाइबिलिटी को ब्रीच कर दिया है, तो वो टॉर्ट है। सर पॉलक ने ये बोल दिया। तो बेसिकली टॉर्ट अभी भी क्या है, तो क्लियर अभी भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं कीटन एंड कीटन की। उन्होंने बहुत सारे, आप जब बुक्स देखोगे लॉ की तो आपने देखा होगा कीटन एंड कीटन की बुक्स निकल करके आती हैं। तो कीटन एंड कीटन ने अपनी बुक में लिखा है tort law is a body of law concerned with granting or denying claims of individual or impersonal legal entities against each other for the award of damages or other form of legal reliefs। कीटन एंड कीटन ने डिफाइन करा है tort law is a body of law concerned with granting or denying claims of individual or impersonal legal entities against each other for the award of damages or other form of legal reliefs। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये सिंपल भाषा पर ये बोलना चाह रहे हैं कि टॉर्ट लॉ वो लॉ है जो गवर्न करता है कि कोई लॉ चीज़ का ब्रीच हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई ड्यूटी है, नहीं है, तो उसके बारे में बात करने की बात करता है कि कोई एक लीगल एंटिटी है, कोई इंडिविजुअल है, उनकी कोई राइट है कि उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो टॉर्ट लॉ इस चीज़ के ऊपर डील करता है। बट टॉर्ट लॉ अभी भी क्या है ये तो कोई बता ही नहीं पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैनेडा took a holistic approach in the case of Hall versus Herbert, HALL Hall versus HERBERT। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ने एक बात बोली है। उन्होंने बोला है इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द नेचर ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द नेचर ऑफ टॉर्ट। इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन द फील्ड WL Prosser has expressed the opinion that it should not be defined। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने हॉल वर्सेस हर्बर्ट के केस में ये कह दिया कि टॉर्ट लॉ को डिफाइन करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो उसके एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट ऑथर थे, राइटर थे लॉ ऑफ टॉर्ट के, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि उसको डिफाइन करना ही नहीं चाहिए। तो अभी तक हमारे पास डेफिनेशन निकल करके नहीं आई। तो जब हम लोग देखो, हमने बात करी कॉन्ट्रैक्ट की, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ये है, एक्ट ये बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है, क्योंकि हमको एक पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है, बट टॉर्ट लॉ है क्या हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे में हम टॉर्ट लॉ के अंदर किसको डालेंगे, हम टॉर्ट लॉ को कैसे समझेंगे।
तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, हम लोग बात करेंगे उन चीज़ों की जो टॉर्ट लॉ है ही नहीं। बेसिकली हम उन चीज़ों को इसमें देखना शुरू करेंगे जो टॉर्ट नहीं हो सकता। तो टॉर्ट क्या नहीं हो सकता? टॉर्ट इज़ नॉट अ क्राइम, सिंपल सी बात। टॉर्ट क्राइम नहीं हो सकता। जब हम बात करेंगे क्राइम की और टॉर्ट की, तो हम देखेंगे कि दोनों का जो रूट है वो सेम है, दोनों का जो पर्पस है वो काइंड ऑफ सेम है, दोनों एक सेम तरीके से निकल करके आता है। बट जब हम बात करते हैं टॉर्ट की और क्राइम की, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस निकल करके आ जाता है। जो क्रिमिनल लॉ है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन की, कि आपका जो सिटीजन एज अ होल है उनको आप बचा कर रख सको। और जो टॉर्ट है, जो क्राइम होता है उसको आपका स्टेट सू करता है। जैसे आपने देखा होगा स्टेट ऑफ वैली वर्सेस समवन, या कोई भी केस नाम ले लो, तो जब भी नाम आप देखते हो क्रिमिनल केस का, स्टेट का नाम निकल करके आता है। स्टेट केस फाइल करती है एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट, क्योंकि जो क्राइम है, वो क्राइम जो होता है, इट इज अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज, पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। बट जो टॉर्ट है वो भी पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर सकता है, बट उसमें इंडिविजुअल को दिक्कत निकल करके आती है। क्राइम पर हम लोग पनिशमेंट देने की बात करते हैं, टॉर्ट पे हम सिर्फ डैमेजेस दे सकते हैं, वो भी अनलिक्विडेड डैमेजेस। तो टॉर्ट जो है वो क्राइम नहीं है, सिंपल सी बात। अगर हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की, अब कॉन्ट्रैक्ट पर हम लोग पहले से डैमेजेस बता देते हैं कि ये होगा, ऐसा होगा, इसने ये करा तो ये होगा, नहीं करा तो ये होगा, तो हमने पहले ही डिफाइन करके दे दिया। तो इस केस पर क्या हो रहा है? इस केस पर ये हो रहा है कि जो टॉर्ट लॉ है आपका, वो भी कहीं ना कहीं आकर के कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ तो कुछ डिफाइंड ही नहीं था। कौन सी ड्यूटी, कौन सा राइट, कौन सा ऑब्लिगेशन, कौन सा क्या, कौन से डैमेजेस, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था ही नहीं। तो टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, टॉर्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, टॉर्ट क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो अब टॉर्ट है क्या? जब हम बात करते हैं टॉर्ट की, तो एक लॉर्ड डैनिंग थे हाउस ऑफ लॉर्ड के, उन्होंने बोला कि सोसाइटी पर कोई भी अगर कोई इंजूरियस कंडक्ट करता है, कोई किसी को हार्म पहुंचाता है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करने का काम टॉर्ट करता है। टॉर्ट की जो एक अच्छी डेफिनेशन समझने का मतलब निकल करके आता है, सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल नहीं है, इसलिए टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। एंड डैमेजेस डिसाइड नहीं है पहले से, तो इट विल बी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो जब बात निकल करके आती है लॉर्ड डेनिंग की, लॉर्ड डेनिंग ने बोला है कि कोई भी सोसाइटी पर कोई इंजूरियस एक्ट करता है, कोई इंजूरियस कंडक्ट करता है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर अलोकेट करने का काम टॉर्ट लॉ करता है। टॉर्ट लॉ इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराने का काम करता है। अब कोई केस क्राइम कब बनेगा? हर कंट्री के अपने अपने पिनल स्टैट्यूट्स होते हैं। इंडिया में इंडियन पिनल कोड है, और वैसे ही अलग स्टैट्यूट्स हैं जो क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज करते हैं। बट जो बेसिक हमारा हमारा क्रिमिनल लॉ है वो है इंडियन पिनल कोड। वो बताता है कि क्राइम क्या है, पनिशमेंट क्या है। अब अगर कोई इंसान कुछ ऐसा कर दे जो आईपीसी मेंशन ना हो, उसमें क्या होगा? तो वो पार्ट बनेगा टॉर्ट का। ठीक है। अब इंडिया में कहीं टॉर्ट डिफाइंड है नहीं है, इस बात को जानते हैं। इंडिया में जो टॉर्ट है वो डिफाइंड है सेक्शन 2M ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 2M बोलता है, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं फिर पढ़ देता हूं, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट। ना तो एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो बेसिकली अब टॉर्ट लॉ है क्या? तो इट इज बेसिकली सिविल रॉन्ग। यहां हम समझ चुके हैं क्रिमिनल नहीं हो सकता, क्योंकि अ, उसको अगर क्रिमिनल लॉ का पार्ट बनना है तो उसको आईपीसी में होना पड़ेगा। जब तक आपका कोई भी क्रिमिनल स्टैट्यूट उसको डिफाइन नहीं करेगा, वो चीज़ क्रिमिनल लॉ का पार्ट नहीं बन सकती। टॉर्ट को डिफाइन नहीं कर रखा है, टॉर्ट पार्ट नहीं है, तो टॉर्ट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ सिविल रॉन्ग। सो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग which civil wrong that causes harm or injury to another person or their property resulting in legal liability for the person responsible. मैं फिर पढ़ देता हूँ इस चीज को भी। Tort can be defined as a civil wrong that causes harm or injury to another person or their property resulting in legal liability for person responsible. तो बेसिकली हमने जो लॉ डेनिंग की डेफिनेशन थी कि अगर कोई कोई इंजीरियस कंडक्ट करता है, उसके ऊपर अगर उसी को पनिशमेंट दी जाए तो वो टॉर्ट होगा, टॉर्ट का काम होगा। तो हम यही बात यहाँ पर वो कर रहे हैं कि टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, दो चीज़ नहीं है,
क्योंकि सिविल रॉन्ग भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो आप देखो मैक्सिमम सिविल रॉन्ग जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड हो जाएँगे, क्योंकि हर इंसान कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्ट करते-करते निकल कर के आता है। आप दुकान में जाते हो, चीनी लेते हो, पैसे देते हो, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट की बात निकल कर के आती है, वो टॉर्ट नहीं है। अब ट्रस्ट की बात कहाँ पर को निकल कर के आएगी, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप लेने गए चीनी, आपने कहा मुझे पीसी हुई चीनी दे दो, खीर बनानी है। आपको दुकानदार ने पिसा हुआ नमक दे दिया, जो लगता चीनी की तरह है। तो यहाँ पर वो क्या हुआ? यहाँ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, क्योंकि माँगी चीनी थी, यहाँ पर कोई ट्रस्ट का ब्रीच हो रहा है। तो अब टॉर्ट ये भी नहीं है। अब टॉर्ट कहाँ पर को निकल कर के आएगा? क्योंकि आप अगर टेस्ट कर लोगे तो पता चल जाएगा नमक है। आपको बेवकूफ़ बना करके चीनी में मिलावटी चीनी दे दी। आपने जूस खरीदा, मिलावटी जूस पकड़ा दिया। तो यहाँ जो ट्रस्ट है आपका, यहाँ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट निकल कर के आ रहा है। तो अब टॉर्ट क्या है? टॉर्ट ये भी नहीं है, टॉर्ट वो भी नहीं है, टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, टॉर्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है। एक सिविल रॉन्ग है, जिसके लिए आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे। तो आप टॉर्ट को एस्टैब्लिश कैसे करोगे? मेन क्वेश्चन ये है। देखो जब हम बात करते हैं, मैं एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं टॉर्ट की, एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक है? और एक आदमी और चल रहा है रास्ते पर। अब रास्ते पर चलना हम लोगों का राइट है। सबको गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है कि यू कैन वॉक फ्रीली। राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम है हम लोगों के पास। तो उनमें से एक फ्रीडम है राइट टू वॉक एनीवेयर, जहाँ हम चाहें जा सकते हैं। इंडियन टेरिटरी के अंदर हमें कहीं भी घूमने का अधिकार मिल रखा है। और आपके पास आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी है। तो अब क्या हो रहा है, मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, एक आदमी और आ रहा है, उसके हाथ में एक डंडा है, उस डंडे को घुमाते-घुमाते आ रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई घुमा मत, किसी को चोट लग जाएगी। और मैं जा रहा हूँ और गलती से उसका डंडा हाथ से छूटता है और मेरे मुँह पे आकर के लग जाता है। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कि मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, एक आदमी सामने से आ रहा है, उसके पास एक डंडा है जिसे वो घुमा रहा है। मैंने उससे बोला भाई इसको मत घुमा, किसी को चोट लग जाएगी। उसने मेरी बात नहीं सुनी और घुमाते-घुमाते उसके हाथ से डंडा छूटा और मेरे मुँह पे आकर के लग गया। अब यहाँ पर को उसका जो इंटेंशन था, देखो जब हम क्राइम की बात करते हैं, 2 इंग्रीडिएंट निकल कर के आते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। आपका गिल्टी माइंड होना इम्पोर्टेंट है, तभी आप क्राइम एस्टैब्लिश कर सकते हो। बट यहाँ तो उसका गिल्टी माइंड था ही नहीं, यहाँ तो नेग्लिजेंट था, वो खाली मस्ती में डंडा घुमा रहा था, मेरे मुँह पे आकर लग गया। अब मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? क्राइम तो हुआ नहीं, ना कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, तो यहाँ हुआ क्या? यहाँ पर को हुआ टॉर्ट। अब जो डंडा घूम के आया, उससे मुझे जो चोट लगी, मेरा एक राइट था, वो वायलेट हो गया। राइट टू फ्रीडम था, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था, वो मेरा वायलेट हो गया, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ ये पर्सनल लिबर्टी था, वो वायलेट हो गया। आपने मुझे मारा कैसे? चोट लगी कैसे मुझे? गलती आपकी थी, आप नेग्लिजेंट थे। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं कोर्ट में केस करूँगा और बोलूँगा कि मुझे डैमेजेस दो, मेरे लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रखा है, मुझे चोट पहुँची है इसके डंडे के चक्कर पर, मुझे फिजिकल इंजरी भी पड़ी है और जो मेरा लीगल राइट था उसका वायलेशन भी हो रखा है, तो मुझे आकर के अब रेमेडी दी जाए। तो कोर्ट कहेगी हाँ, यहाँ तो आपका हक बनता है, तो मुझे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दे देगी। अब वो डैमेज कैसे मिलेंगे? जो मुझे चोट लगी और जो मेरा राइट वायलेट हुआ, उनका कोरिलेशन क्या था? कि अगर मेरी आँख फूट जाए तो ज़्यादा डैमेज मिलेगा, ना फूटे चोट लगी कम डैमेज मिलेगा, फिर हॉस्पिटल में खर्चा कितना निकल कर के आया, क्या हुआ, सब देखा जाएगा। जो सिचुएशन है पूरी देखी जाएगी, उसके बाद जा कर के मुझे एक पनिशमेंट दे दी जाएगी। तो बेसिकली कोई भी ऐसे कंडीशन के अंदर टॉर्ट हो सकता है। अब जब हम बात करते हैं टॉर्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए 4 चीज़ों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पहला ड्यूटी ऑफ केयर। जब भी बात निकल कर के आती है टॉर्ट की, ड्यूटी ऑफ केयर का होना इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब क्या है? जो डिफेंडेंट है उसका प्लेंटिफ के प्रति एक ड्यूटी होनी चाहिए। मैं रोड पर जा रहा हूँ, वो आदमी आ रहा है, उसकी ड्यूटी बनती है कि मुझे वो हर्ट ना करे, इंजर्ड ना करे, मुझे फ्रीली जाने दे अपने बगल से, क्योंकि लैंड तो उसका है नहीं, ज़मीन तो उसकी है नहीं कि मैं ट्रेसपास कर रहा हूँ। कॉमन रोड है, वो जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। उसने उसकी ड्यूटी बनती है कि मुझे वो इंजर्ड ना करे और मेरी बनती है मैं उसे इंजर्ड ना करूँ, ना उसे रोकूँ, ना कुछ करूँ, है ना? तो हम दोनों जा रहे हैं, तो एक पीसफुल वे में चलने की बात निकल कर के आती है। तो ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, ब्रीच ऑफ दिस ड्यूटी। जो ड्यूटी टू केयर था, इसका ब्रीच होना इंपॉर्टेंट है कि अब जो ड्यूटी थी हम लोगों के पास, इसका ब्रीच हो गया।
उसने डंडा घुमाते घुमाते मुझे मार दिया। ड्यूटी थी कि ना मारे, घुमा करके मार दिया। अब जो कॉजेशन होना चाहिए, अब सपोज मैं जा रहा हूँ, एक आदमी और मेरे पीछे से आ रहा था, पर चोट मेरे को लगी। उसने देखा, उसने भी केस कर दिया। उसने कहा मुझे जो चोट लग सकती थी, मुझे चोट लग गई है। अब वो कह रहा है कि मुझे भी चोट लग सकती थी क्योंकि डंडा घुमा रहा था। तो क्या उसका राइट बनता है? नहीं बनता है। क्वेश्चन ही निकल करके आ सकता है। देखो, रोड पर वो आदमी आ रहा था, डंडा घुमा रहा था, सामने से मैं आ रहा था, डंडा छूटा, मुझे लग गई। पीछे एक आदमी और था, उसने केस कर दिया। उसने कहा डंडा घुमा रहा था, सामने वाले को चोट लग गई, मुझे लग सकती थी, डैमेजेस दो। तो कोर्ट कहेगी कॉजेशन कहाँ पर को है, कॉज कहाँ पर को है। आप उसके जो उसने एक्ट किया उससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपके ऊपर क्या कॉज निकल करके आया, तो यह है कॉजेशन। और फाइनली डैमेजेस, कि डैमेजेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक डैमेजेस नहीं निकल के आएंगे तो तब तक आप टॉर्ट लॉ के अंदर चीज़ों को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अब डैमेजेस का मतलब क्या है कि हार्म होना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको हार्म नहीं होगा टॉर्ट स्टैब्लिश नहीं हो सकता। अब वो हार्म कैसा हो सकता है? या तो सिर्फ आपके लीगल राइट का वायोलेशन हो रहा हो, या आपको चोट लग गई हो सच पर। कोई ना कोई हार्म का होना इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई डैमेजेस का होना इंपॉर्टेंट है। हम आगे जाकर के पढ़ेंगे उबी जस्ट इबी रेमेडियम, और जब आगे मैक्सिम्स निकल करके आएंगे तो ये जो टॉपिक निकल करके आएंगे बहुत निकल कर इंपॉर्टेंट निकल करके आएंगे, इंजूरिया सीने डैमनम और डैमनम सीने इंजूरिया। हम यहाँ समझेंगे कि टॉर्ट कब होता है कब नहीं होता है, तो उसको जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज हम सिर्फ अभी डेफिनेशन पार्ट पे ही फोकस करते हुए चल रहे हैं। हमने समझ लिया है टॉर्ट क्या है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं, और जिसके वायोलेशन के लिए हमें अनलिक्विडेड डैमेजेस मिलेंगे। टॉर्ट ये है। टॉर्ट को स्टैब्लिश करने के लिए 4 कंडीशंस का होना इंपॉर्टेंट है: ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कॉजेशन एंड डैमेजेस। इन 4 चीज, अगर 4 इंग्रेडिएंट को आकर के प्रूव कर दे तो टॉर्ट का केस बनता है। अब टॉर्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है, उसके बारे पर एक बार बात कर लेते हैं। पहला, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। हम बोलते बोलते आ रहे हैं टॉर्ट कैन नॉट बी अ क्रिमिनल रॉन्ग, तो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। जब हम बात करते हैं राइट्स की, 2 टाइप के राइट निकल करके आते हैं: राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। अब राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम होता क्या है, इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं जब राइट इन रेम की, तो इट इज अवेलेबल टू वर्ड एट लार्ज। दुनिया में कोई भी आकर के उसे क्लेम कर सकता है। राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार सबके पास है, ह्यूमन राइट है, कॉमन राइट है। राइट टू, राइट इन रेम है। अब राइट इन पर्सोनम क्या होता है? मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि सेब भेजो, आपने नहीं भेजे, बगल वाला पड़ोसी केस कर दे रहा है, उसका राइट क्या बनता है? कुछ नहीं। तो ऐसे राइट को, जो एक इंडिविजुअल राइट निकल करके आते हैं, उनको बोलते हैं राइट इन पर्सोनम। आपका जो इंडिविजुअल राइट है वो राइट इन पर्सोनम है। जो टॉर्ट है वो राइट इन रेम है। अब जो आपका हमने एग्जाम्पल लिया था पीछे वाला, कि मैं जा रहा हूँ, सामने से एक आदमी आ रहा है, वो डंडा घुमा रहा है, मुझे चोट लग गई, पीछे वाले ने केस कर दिया। तो पीछे वाला केस कर सकता है तब जब वो दिखाए कि उसे कोई डैमेज हुआ है। अगर है डैमेज दिखाने में वो सक्सेसफुल होता है तो उस केस पर उसे रेमेडी मिलेगी। किसी को रेमेडी मिलेगी। अगर कोई भी रोड से पास कर रहा है, किसी को चोट हुए, सब सपोज उसने डंडा फेंका और सामने से गाड़ी आ रही है, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी जाकर गिर गई। बाइक चल रही थी, स्किड कर गई, कुछ भी हो सकता है डंडे के चक्कर पर, तो वो भी आकर के उसके ऊपर केस कर सकता है क्योंकि उसने भी डैमेजेस लिए हैं। तो टॉर्ट का जो है राइट निकल करके आ रहा है वो है राइट इन रेम। वर्ड एट लार्ज पर कोई भी आकर के इस राइट को मांग सकता है। तो ये हैं 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा आता है कि हम बात करते हैं लीगल राइट की। अब आगे चलकर हम पढ़ेंगे ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल का एक केस निकल करके आता है। तो जब हम बात करते हैं राइट की, तो 2 टाइप के हमने राइट बोल दिए, क्या क्या होते हैं। तो आपके जो लीगल राइट है उनका इन्फ्रिंजमेंट होना इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, राइट के टाइप्स अलग अलग होते हैं। तो जो लीगल राइट है उनका हैम्पर होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहो कि मुझे डैमेज हो गया, सिर्फ और सिर्फ डैमेज हो रखा है, तो कुछ नहीं हो सकता। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रखा है। अगर आप ये दिखाने में सक्सेसफुल हो जाओ कि आपका लीगल राइट वायलेट हो रखा है, तो आपको रेमेडी मिलेगी। ओबीजस ईबी रेमेडी मैंने बोला था, उसका मतलब यही होता है, वेट देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां राइट होगा वहां रेमेडी होगी, राइट नहीं होगा रेमेडी नहीं होगी।
अब रेमेडी क्या मिलती है टॉर्ट के अंदर? चौथा जो टॉर्ट का हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। हमें कंपनसेशन मिलेगा। उसके अलावा अब राइट कौन है? राइट कैसे हम कहेंगे राइट क्या है? राइट शुड बी फिक्स्ड बाय लॉ। ये ना हो कि कोई कुछ कर रहा है, मैं अपना मन से एक नया राइट बना दूं अपना कि मैं खुद कुत्ता मानता हूँ या बिल्ली मानता हूँ, मेरा राइट ये है, मैं जाकर चोरी कर सकता हूँ। क्या राइट हो सकता है? नहीं। अगर मैं कोई सेल्फ राइट को डिक्लेयर करता हूँ तो वो राइट नहीं माने जाते। सिर्फ और सिर्फ वही राइट माने जाएंगे जिनको लॉ ने फिक्स कर रखा है। अब वो कैसे फिक्स कर रहा हो सकता है? या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो, किसी स्टैट्यूट के अंदर हो, वो किसी भी चीज़ के अंदर को राइट हो तो वो राइट है। ठीक है। फंडामेंटल फंडामेंटल राइट हो, लीगल राइट हो, कोई भी राइट निकल करके आए तो वो राइट है। उसके अलावा हम कहते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट, हमने बात कर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लार एक्ट है हमारे पास, इंडियन पिनल कोड है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, बहुत सारे लॉज हैं। लिमिटेशन एक्ट की हमने बात करी थी। पर टॉर्ट का कौन सा एक्ट है? कोई एक्ट नहीं है। तो टॉर्ट का छठा कैरेक्टरिस्टिक है, टॉर्ट लॉ इज अनकोडिफाइड। इसे कोडिफाई नहीं करा गया है। और फाइनली जब कोडिफाई नहीं कर रखा है, ये किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? ये बेस्ड होगा प्रेसिडेंट्स के ऊपर। तो टॉर्ट लॉ इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स। सॉरी। तो 7 टॉर्ट के कैरेक्टरिस्टिक निकल करके आ रहे हैं। मैं इनको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, नंबर 1। ये है राइट इन रेम की बात करता है, राइट इन पर्सोनम की बात नहीं करता। राइट इन रेम, सेकंड। उसके अलावा ये बात करता है लीगल राइट की। अगर लीगल राइट आपका वायलेट हो रखा है तभी आपको रेमेडी मिलेगी, अदरवाइज नो रेमेडी इज अवेलेबल। रेमेडीज इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। राइट जो होंगे वो लॉ फिक्स करेगा। जो ये आपका है, इट इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स एंड टॉर्ट लॉ इज अनकोडिफाइड। तो बेसिकली टॉर्ट लॉ की ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब टॉर्ट लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। मैं अपने घर को आ रहा हूँ। मेरे घर के जब मैं घर को आ रहा हूँ तो सपोज करते हैं कि वहाँ कुछ और मकान है जिसके छत के ऊपर से एक पाइप निकल करके आते हैं, जैसे पानी टपक रहा है। बारिश का मौसम भी नहीं है, टैंकी से पानी लीक हुआ और छत से आकर के पानी टपक रहा है। अब पानी टपक रहा है, वहाँ टपक टपक कर उसने बहुत ज़्यादा कई जमा कर दी। मैं चला, मेरा पाँव फिसला, मैं गिरा, चोट लग गई। बाकी घरों ने क्या कर रखा था, जो पाइप था उसको और आगे तक करा था कि वो जाकर के नीचे नाले पे जाकर गिरे, बट उसका पानी रोड पर आकर के गिर रहा है। तो इस केस पर एक टॉर्ट का केस बनेगा, क्योंकि बीच ऑफ, देखो मैं चल रहा हूँ, एक मेरा राइट है, राइट टू मूवमेंट वायलेट हो रहा है, सेफ्टी में मेरी हिंड्रेंस निकल करके आ रही है। तो इस केस पर जो पानी टपक रहा है, मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। अब मुझे चोट लगी, मुझे कंपनसेशन मिलेगा। पहला टॉर्ट का पहला सिग्निफिकेंस है वो है विक्टिम को कंपनसेशन दिलवाना। सपोज मुझे चोट लग गई, मेरा पाँव टूट जाए, मैं गरीब हूँ, मेरे पास हॉस्पिटल में खर्चा करने का पैसा नहीं है, जो था मैं लगा कर खर्चा करा दिया। अब मैं जो खर्चा हो चुका है वो कहाँ से लेकर के आऊँ वापस? सिंपल सी बात है, मैं कंपनसेशन के लिए क्लेम करूंगा। टॉर्ट लॉ मुझे कंपनसेशन दिलवाएगा, नंबर 1। नंबर 2, डेटरेंस, जिसका मतलब होता है पनिशमेंट की तरह उसको रोकना, क्यों ना करे। अब उसने मुझे कंपनसेशन दिया, अगले ने केस करा, उसे कंपनसेशन दिया, तो अपने पाइप को आगे करके बढ़ा करके रोक देगा कि वो फिर से चीज़ को ना करे। वो जो उसने पाइप से पानी टपकने की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करेगा। उसको रोकने के लिए टॉर्ट लॉ डेटरेंस का काम भी करता है। थर्ड, करेक्टिव जस्टिस, वही बात है, उसको पनिशमेंट मिल रही है एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, मुझे पैसा मिल रहा है, उसे देना पड़ रहा है, और करेक्टिव जस्टिस हो जा रहा है। जो आपका पाइप है वो बढ़ जा रहा है आगे तक, कि आगे आने वाले लोगों को दिक्कत ना पड़े और सोशल चेंज निकल करके आ रहा है। तो ये 4 टॉर्ट की बेसिक सिग्निफिकेंस है, कंपनसेशन, डेटरेंस, करेक्टिव जस्टिस एंड सोशल चेंज। टॉर्ट ये 4 काम दिलवाने का काम करता है। तो हमने इस वीडियो पर देखा कि टॉर्ट का मतलब होता है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, जिसके लिए हम एक कॉमन लॉ में एक एक्शन अवेल कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, एंड इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो आज की वीडियो पे बस इतना ही। अगली वीडियो पर हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टॉर्ट की, कि टॉर्ट लॉ किस तरीके से डेवलप हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक बनता है। कोई क्वेश्चन आपका हो या कोई आपको कुछ बात बतानी हो, कोई सजेशन देना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या कुछ चेंजेस करने की बात है तो वो भी आप बता सकते हो। और
अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @द_विभोर तिवारी। और आज की वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जो होगी डेवलपमेंट ऑफ टॉट लॉ के बारे पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।